नमस्कार सभी को। तो पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में रह गए थे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। और तो यहाँ हम कुछ प्रश्नों की बात कर रहे थे कि बेगार क्या है। बेगार बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना बेगार कहलाता है। फ्लाई शटल एक उपकरण है जिसमें ताना बाना, क्षैतिज और लंबवत धागों की हम बात कर रहे थे, ताना बाना के माध्यम से और बुनाई का कार्य किया जाता है। स्पिनिंग जनी के आविष्कार से संबंधित हमने बात की थी कि जेम्स हारग्रीव्स ने, और इसका निर्माण किया, इसे बनाया 1764 की बात है ये। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम, तो यहां तक ये प्रश्न हमने देख लिए थे उसमें। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम, तो सरकार के विभिन्न अंग देखिए, पहला तो हो जाएगा आपका विधायिका जिसमें विधि का निर्माण होता है। जैसे कि हमारी संसद होगी जिसमें विधि निर्माण करते हैं, है ना, कानून बनाए जाते हैं, ये हमारी विधायिका होगी। दूसरी है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका जिसके द्वारा सरकार के जो नियम है, आदेश है, नीतियां हैं, उनको कार्य रूप में लाया जाता है। और दो प्रकार की रहती है ये कार्यपालिका। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है और वो काम करते हैं। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो इसमें तो वो स्थायी रहते हैं। तो ये कार्यपालिका। और तीसरा अंग हमारा प्रमुख क्या हो गया, न्यायपालिका, जो इन दोनों से पृथक है। न्यायपालिका को हमने इन दोनों से स्वतंत्र रखा है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ज्यादा डिटेल में न जाते हुए अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए भी विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था, प्राचीन समय में हमारे वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण वे हुआ करते थे जो पढ़ाने लिखाने का, यज्ञ आदि के कार्य किया करते थे। क्षत्रिय रक्षा का कार्य जिन्हें सौंपा गया था वे क्षत्रिय हुआ करते थे। और वैश्य वे थे जो व्यापार का कार्य करते थे। और शूद्र सबसे निम्न श्रेणी के माने जाते थे, शूद्र जो साफ सफाई का, मैला ढोने का कार्य करते थे। तो वही वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक पायदान पर कुछ जातियां तो ऊपर रहती हैं, ऊपर के पायदान पर रहती है, कुछ जातियां निम्न स्तर के पायदान पर रहती है। तो एक प्रकार का हम यूं कह सकते हैं कि समाज में जाति के आधार पर पदानुक्रम है। इस पदानुक्रम में कुछ जातियां ऊपर है, कुछ नीचे है, ये वर्ण व्यवस्था है। लोकतंत्र की बुक में ये दिया हुआ है, देखने पर लगता है कि इतिहास का प्रश्न है, लेकिन हमारी लोकतंत्र की बुक में ये आपको आंसर मिलेगा, बॉक्स में दिया हुआ है। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य कौन करता है भाई, निर्वाचन आयोग करता है। भाई विद्यार्थियों, राइटिंग और बोर्ड अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ जाए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, मान्यता प्रदान करता है। देखिए अगला प्रश्न है, एक से अधिक देशों में कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनियां कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पूछ रहा हूं हमसे, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ रहा हूं हमसे भाई विद्यार्थियों। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी पूछ रहा हूं हमसे कि भाई जीडीपी है क्या। तो जीडीपी क्या होती है, एक वर्ष के दौरान किसी देश की सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ये वस्तुएं भाई, है ना, और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, उन मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब ये यहाँ अंतिम मूल्य से क्या मतलब हुआ भाई, अंतिम मूल्य से ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाया गया, तो बिस्किट बनाने के लिए चीनी का उपयोग किया हमने,
तो चीनी को पहले आपने चीनी के उत्पादन में जोड़ लिया और फिर आप बिस्किट बनाने के बाद में उस मूल्य में भी जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार चीनी का मूल्य तो 2 बार काउंट हो गया। ऐसी स्थिति में अंतिम जो उत्पाद है अगर वो चीनी बन करके सीधी उपभोक्ताओं के पास में चली गई है, तब तो ऐसी स्थिति में चीनी के मूल्य को काउंट कर लेंगे वस्तु के मूल्य के रूप में। और अन्यथा हम लोग जो हमने बिस्किट बनाया है वहां हम बिस्किट के मूल्य को काउंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चीनी जब हम बिस्किट बनाते हैं तो चीनी है, तेल है, आटा है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं होगी, तो हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कभी भी योग में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुओं का शामिल करते हैं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो किसी भी देश की सीमाओं में एक वर्ष विशेष में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जो योग है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी का है, और वही विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट या यूं कह सकते हैं आप प्रोजेक्ट टाइगर। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पूछ रहा हमसे, भाई ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है विद्यार्थियों? ध्वनि प्रदूषण का ये प्रभाव होता है कि किसी व्यक्ति में खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। खिन्नता यानी कि चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, उन्माद उत्पन्न हो जाता है, निराशा उत्पन्न हो जाती है ना, बहरेपन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में आता है कोई व्यक्ति तो बहरेपन की शिकायत भी हो सकती है, चिड़चिड़ापन, खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं, बहरापन, ठीक है, और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से संबंधित उच्च रक्तचाप की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमारे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हो गए। अब इसके बाद में हमारे लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न, और ये जो हमारे लघुतरात्मक प्रश्न हैं 4 शब्दों के आंसर लिखने हैं इनमें, और 2-2 अंक के हो गए विद्यार्थी। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है साइमन कमीशन। हम चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको एक पूरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। शॉर्ट में लिखा है यहाँ मैंने प्रश्नों को, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, यहां हमसे ये पूछा गया। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया, और 1919 में जो एक एक्ट बना था, एक अधिनियम बनाया गया भारत के संदर्भ में, उसके 10 वर्ष बाद इस एक्ट का अध्ययन करना था कि ये संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं, इस संवैधानिक प्रावधान कितने के कारगर हुए। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई संवैधानिक जो प्रावधान में बनाए गए थे भारत के लिए, उन संवैधानिक प्रावधानों की कार्यशैली को जांचने के लिए आया था। संवैधानिक प्रावधान उनकी कार्यशैली की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। अब यहाँ 1927 में इसका गठन हो गया, आना तो भाई कायदे से तो 1919 में बना था, तो 1929 में आता, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और एक भी भारतीय नहीं था। तो ऐसी स्थिति में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अगला प्रश्न है मुद्रण संस्कृति। मुद्रण संस्कृति राष्ट्रवाद में कैसे योगदान देती है? देखो भी विद्यार्थियों, मुद्रण संस्कृति की बात करें तो जब हम किसी बात को सुनते हैं और हम किसी बात को लिखी हुई को पढ़ते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसका बहुत अधिक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, वो चीजें बार बार हमारे सामने आती रहती है। तो मुद्रण संस्कृति का राष्ट्रवाद में प्रभाव की बात करें तो भाई आपने आनंद मठ के बारे में सुना होगा। आनंद मठ, ये पुस्तक लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इस पुस्तक में राष्ट्रवाद से संबंधित बातें, ठीक है। फिर बाद में वंदे मातरम गीत लिखा था इन्होंने, और ये जो वंदे मातरम गीत है
ये वंदे मातरम गीत बाद में इन्होंने आनंद मठ में शामिल किया था। और ये हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी है, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। तो इस प्रकार के जब हम राष्ट्रीय गीतों को पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, तो हमारे राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्या होती है, बलवती होती है। तो इस प्रकार मुद्रण संस्कृति राष्ट्रवाद में योगदान देती है। तो इसमें हम एक उदाहरण और दे सकते हैं कि भाई बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। तिलक महोदय ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए भाई, एक तो था केसरी और दूसरा मराठा। यहां भाई विद्यार्थियों जो केसरी है वो तो मराठी भाषा में, और जो मराठा समाचार पत्र वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। तो ये भी तो मुद्रण का ही प्रभाव है। मुद्रण के प्रभाव के कारण ही इस प्रकार की बातें लोगों के बीच में गई और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो भाई सत्ता की साझेदारी भाई विद्यार्थियों इसलिए जरूरी है कि सत्ता की अगर साझेदारी नहीं करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास में केंद्रीकृत हो जाएगी, और जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास में केंद्रीकृत हो जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में वो तो क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर मृत है, उसी प्रकार सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र मृत है। सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं, 2 तरफ पूछे हमसे इसने, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आपसी टकरावों को टालता है, आपसी टकराव से बचने के लिए। तो सत्ता की साझेदारी कर देंगे, जैसे कि सत्ता की साझेदारी का पावर शेयरिंग का जो पार्ट है उसमें आप पाएंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के 2 उदाहरण दिए हुए। तो श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया और सिंहली जो समुदाय के लोग थे उनको ज्यादा वरीयता दी गई। ऐसी स्थिति में वहां गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई, गृह युद्ध हुआ और बहुत लंबे समय तक चलता रहा था। जबकि इसी पार्ट में हमने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा, जहां बेल्जियम ने विभिन्न बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, जितने भी लोग थे उन सबको ध्यान में रखते हुए, कौन कहाँ फ्रेंच ज्यादा है, कहाँ अन्य लोग ज्यादा हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और पावर शेयरिंग का काम किया, सत्ता को विभाजित करने का, बांटने का ये काम किया था। तो ये फिर वो लंबे समय तक चलता रहा और एक उदाहरण भी बन गया। यही वजह थी कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में रखा गया, और ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो इससे आपसी टकराव नहीं होते। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये कौन से प्रावधान हैं जो इस बात को सत्य साबित करते हैं? तो भाई धर्मनिरपेक्ष प्रावधान की बात करें तो भाई हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म राज धर्म हमने घोषित नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म राज धर्म नहीं है, इसलिए हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश हुआ। और दूसरा, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है ना, प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकता है जो धर्म से संबंधित हो, उसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकता है। बच्चों को किसी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी के लिए बाध्य नहीं करते हम लोग। तो ये भाई हमारे भारत की विशेषता है। अगला 8वां प्रश्न कहता है कि भाई राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय बताएं। भाई निश्चित रूप से ये तो वर्तमान समय को देखते हुए एक प्रकार की रिक्वायरमेंट हो गई, आवश्यकता ही हो गई। राजनीतिक दल सुधरेंगे तो हमारे देश की दशा भी सुधरती रहेगी। तो राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है। वो प्रतिनिधि अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर जनता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जनता के काम ही नहीं होंगे।
तो राजनीतिक दलों में सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं भाई? देखिए, या राजनीतिक दलों में सुधार के एक उपाय तो हमने क्या रखा है, दल बदल का कानून बना दिया। दल बदल कानून बना दिया। दल बदल कानून बनाने के बाद में जो यहाँ वहां अपने दलों को बदलते रहते थे, उन पर क्या लगा है, अंकुश लगा है, नियंत्रण हमने स्थापित किया है। और दूसरा अगर हम ये कहें तो भाई विद्यार्थियों, जब चुनाव आते हैं तो शपथ पत्र बनवाया जाता है, और शपथ पत्र में वो पूरी डिटेल, अपनी पूरी जानकारी देते हैं कि कितनी उनके पास में चल संपत्ति है, कितनी उनके पास में अचल संपत्ति है, इन सब चीजों, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारी जानकारी उन्हें इसमें देनी होती है। और निश्चित रूप से वो अगले दिन फिर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो जाता है। हमारे जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, इनके जो ये समाचार पत्र हैं, इनके मुख्य पृष्ठों पर ये बातें छपती, जनता के सामने ये चीजें जाती कि आगे वाला, उनके आगे आने वाला जो उनका प्रतिनिधि है कितना पढ़ा लिखा है, कितनी धन दौलत का मालिक है, ये सारी चीजें जनता को मालूम होनी जरूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं, हमसे 2 तरीके इसमें पूछे गए हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न में, तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। अगला हमसे कह रहा है कि लोकतंत्र में आर्थिक उपलब्धियां किस प्रकार से प्राप्त की गई हैं। तो भाई विद्यार्थियों, आर्थिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो भाई आर्थिक उपलब्धियों में लोकतंत्र में उच्च कोटि, निम्न कोटि, इस प्रकार के अंतर हमारे दूर हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि है। और इसके साथ साथ में लोकतंत्र के अंदर ही हम आर्थिक समानता की बात कर सकते हैं। कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, उन पिछड़े हुए लोगों को हम लोग आगे बढ़ने का मौका प्रदान करते हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं भी की हुई है, जिनके माध्यम से वो नौकरी पा सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ सीटों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने उनको आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं। ये लोकतंत्र की हमारी आर्थिक उपलब्धियां ही है। अगला प्रश्न है धारणीयता। विकास के लिए धारणीयता क्यों आवश्यक है? मूल रूप से ये प्रश्न इस तरह था कि भाई विकास के लिए धारणीयता क्यों आवश्यक है। तो भाई धारणीयता का मतलब होता है, देखिए ये धारणीयता का ये जो प्रश्न है, ये आपकी जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसके अंदर दिया हुआ है। जबकि आपको याद हो तो आपने सतत पोषणीय विकास पढ़ा, और वो जो सतत पोषणीय आपने विकास पढ़ा है, वो सतत पोषणीय विकास भूगोल की बुक में पढ़ा हमने पहले ही पाठ में, सतत पोषणीय विकास। तो ये जो सतत पोषणीय विकास है, ये सतत पोषणीय विकास ही वास्तव में क्या है, धारणीयता है। कोई पेड़ है भाई हमारे पास में, और इस पेड़ को अगर हम लोग समूल नष्ट कर देंगे तो फिर ये हमारे काम एक बार तो आ जाएगा, लेकिन बाद में काम नहीं आएगा। लेकिन इसके स्थान पर हमने इसकी ब्रांचेस को काटा, इसकी शाखाओं को काटा, ठीक है, और उसके बाद में पेड़ जीवित है। तो ये सतत कब तक रहेगा, ये लगातार कब तक रहेगा, कब तक पोषण प्रदान करता रहेगा? ये तब तक ही पोषण प्रदान करेगा जब तक ये बचा रहेगा। तो धारणीयता का मतलब ये है कि विकास की धारणीयता तब तक बनी रहेगी जब तक हमारे संसाधन चलते रहेंगे। इसलिए विकास के लिए धारणीयता यानी सतत पोषणीय विकास अति आवश्यक है। अर्थशास्त्र की जो हमारी बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। विदेशी व्यापार उदारीकरण। विदेशी व्यापार के लिए उदारीकरण क्यों आवश्यक है? उदारीकरण का मतलब होता है विद्यार्थियों, नीतियों को उदार करना। नीतियों को उदार करना, नीतियों को उदार करना ही उदारीकरण है। जब हम नीतियों को उदार कर देंगे, नीतियों को सॉफ्ट बना देंगे, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कौन सी कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो हमारे भारत में आएंगी विभिन्न देशों की, और यहाँ पर अपने व्यापार को लगाएंगी। तो विभिन्न प्रकार के अवरोधकों को हटाना ही उदारीकरण है, और ये विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी जो कंपनियां हैं उनके निवेश को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि भाई उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था, उपभोक्ता शोषण को कम करने के लिए।
उपभोक्ता शोषण कम करने के लिए, उत्पादक और बेचने वाले विक्रेता उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे थे, उसे कम करने के लिए हमें ये सुरक्षा अधिनियम बनाना पड़ा। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए, और तीसरा हम यूं कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता आंदोलन थे, उपभोक्ता आंदोलन के दबाव के कारण, उपभोक्ता आंदोलन दबाव के कारण भी हमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मृदा अपरदन की रोकथाम करना चाहते हैं तो भी देखिए विद्यार्थियों, ये मान लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में ये कम ऊंचाई है, ये उससे अधिक ऊंचाई है, ये उससे अधिक ऊंचाई है, तो इस प्रकार ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है जो समान ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, इन्हें समोच्च रेखाएं कहते हैं। जैसा नाम वैसी ही परिभाषा, समोच्च रेखाएं कहते हैं। तो फिर ऐसे क्षेत्रों में कौन सी खेती करनी चाहिए, समोच्च रेखीय कृषि करनी चाहिए। आपको हल को यूं नहीं चलाना, आपको हल को यूं चलाना है, यूं चलाएंगे तो मिट्टी का अपरदन होकर के नीचे की ओर आ जाएगी। समोच्च रेखीय खेती करनी चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, और एक तरीका इसने यूं बता दिया कि सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, सोपानी कृषि करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में यहां हमने खेत बना दिया, ये ढाला गया, फिर यहाँ खेत, यहाँ ढाल, यहाँ खेत, यहाँ ढाल, ऐसी स्थिति में पानी आदि का जो बहाव है वो नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग मिट्टी का अपरदन रोक सकते हैं। कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लक्ष्य, इसने हमसे 2 लक्ष्य पूछे हैं। तो भाई पहला जो लक्ष्य था, पहला लक्ष्य तो यही था कि पर्यावरण को बचाया जाए। तो पहला लक्ष्य तो पर्यावरण ओरिएंटेड ही था, पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन बाद में फिर यहां से जो लोग गए, नर्मदा जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया, और उसके बाद में जो यहां से लोग विस्थापित हुए थे, तो उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास से संबंधित, विस्थापित लोगों का पुनर्वास इससे संबंधित भी हो गया। तो ये 2 प्रकार के लक्ष्य हो गए। और अंतिम प्रश्न है कि वही उत्तरी मैदान में रेल परिवहन ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन, तो देखिए भाई विद्यार्थी, हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, तो भाई ये तो कोई एक पहाड़ है और ये कोई मैदान है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मैदान में ढाल, मंद ढाल होता है ना, सामान्य समतल ढाल होता है, और यहाँ देखिए स्लोप जो है वो थोड़ा सा तीव्र प्रकार का है, तीखा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रेल परिवहन का विकास करना आसान नहीं है। रेलगाड़ी लंबी चौड़ी रहती है भैया ना, ऐसी स्थिति में आप यहाँ ऊंचाई पर बहुत बड़े स्ट्रक्चर को नहीं ले जा सकते, और ढाल तीव्र है, इसीलिए यहाँ पर मकान भी कम पाए जाते हैं, उद्योग धंधे भी नहीं लगाए जा सकते हैं, और यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या का निवास भी नहीं है। तो यही कारण है कि ये जो मैदानी भाग है, यहाँ पर देखो लोगों के घर भी हैं, उद्योग धंधे भी लगे हुए हैं, है ना, बहुत से लोग निवास भी करते हैं, कृषि के कार्य भी होते हैं, बहुत सी गतिविधियां यहाँ मैदानी भागों में संचालित होती है। तो यही वजह है कि मैदानी भागों में पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी भागों में आपको रेल परिवहन का अधिक विकास मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मेरी जो बातें हैं वो आपके समझ में आई होगी। जहां कहीं आपको लिखने की आवश्यकता है, शॉर्ट रूप में आप इनको लिखते रहें, और ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें, और बीच में वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।